हाँ मैम, कंट्रोल खत्म हो गया। हम्म, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इट रिफर्स टू इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्वायरमेंट एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फिनांस। हो गया। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट पैसों का कैसे हम मैनेज करें। पैसे अगर हमारे पास हैं और तो हम उसे कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, इस चीज़ पे हम लोग ये सारा चैप्टर पूरा बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फिनेंशियल मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू इफिशिएंस एंड इफेक्टिव रिक्वायरमेंट एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फिनांस। फिनांस इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो हम यहाँ अगर बात करते हैं फिनांस की, तो जो भी काम पैसे से हो रहे हैं और बिना फिनांस के, तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, मृत देह के समान है। जब तक कि उसमें ब्लड की बात हम करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो वो फिनांस है। सारे आपने प्लानिंग्स बना लिए, सारे आपने जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, हमारे सामान जुटा लिए, स्टाफिंग हो गए, लेकिन हमने उसमें पैसे नहीं लगाए, तब तक हमारा जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट ना करे तो रन नहीं हो पाएगा हमारा बिजनेस। तो हमारे बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फिनांस है, और फिनांस इम्पॉर्टेंट है तो अब ऐसा नहीं कि हमारे पास जो फिनांस आ गया है उसको हम सिर्फ एक ही चीज़ में खर्च कर देंगे। ठीक है, अगर हम इस्टेब्लिश करें अपने बिजनेस को तो उसमें कुछ खर्च होगा, दिन प्रतिदिन के जो हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज़ होंगे उसमें कुछ खर्च होगा, फिर कुछ विविधता लाना है, डाइवर्सिटी लानी है, तो या फिर मॉडर्नाइज करना है, एक्सपेंड करना है, तो भी हमें फिनांस चाहिए। तो फिनांस को हम कैसे मैनेज करते हैं, कितने अमाउंट है जो हम अपने मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में लगाएंगे, कितने अमाउंट हैं जो हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे, और कितने पैसे हम अपने बिजनेस के लिए बचा लेंगे, ताकि भविष्य में हमारे पास कोई भी इस प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। और अगर आता भी है तो हम उसको इजीली तो हम उसे इजीली फेस कर पाए। ठीक है, तो जो हमारे पास फिनांस है, डे टू डे लाइफ में हमने क्या खर्च किया वो सारे को मैनेज करना, कितना अमाउंट हमें लगाना है, और सबसे बड़ी बात कि पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि सारे पैसे तो हम शेयर होल्डर से ले लेंगे, बट उसके अलावा भी हम बोरोड फंड लेंगे, ऑनर फंड लेंगे, या कौन सा अमाउंट लेंगे, ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, किसी भी घर की बात करते हैं, मान लो घर में जो एक मुश्त हमारी सैलरी आती है, तो हम ऐसा नहीं करते कि सिर्फ खाने पीने में ही सारा पैसा खर्च कर देते हैं। यानी हम हर अलग अलग एक्टिविटीज़ में, हर अलग अलग जो हमारे घर के खर्च है उसमें हम कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर डालते हैं। लाइक मेडिकल के लिए कुछ पैसे रख लेते हैं, एडुकेशन के लिए कुछ रख लेते हैं, क्लॉथिंग के लिए रख लेते हैं, और कुछ अमाउंट जो है हमारा फूडिंग के लिए जाता है। तो अमाउंट का इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर एंड अपटन की। तो मनी रिक्वायर्ड, ये डिफिनेशन है, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। तो इसमें क्या मैम बोलते हैं? मोनिका ज्वाइन मांग रही है।
आई तो नहीं है। बोलो उसको रिक्वेस्ट भेजेगी। तो हम बात कर रहे हैं अब डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन क्या है? बिजनेस फिनांस तो हमें समझ में आ गया, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस यस एक्टिविटी मैम। इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर एंड अपॉन की तरफ बात हम करते हैं, अपटन की। फिनांस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फिनांस ऑपरेशन। यानी अभी हम जो आपको हेड बताएं कि कुछ हम अमाउंट करंट एसेट्स में डालते हैं, कुछ अमाउंट हम फिक्स एसेट्स में डालते हैं, और कुछ अमाउंट जो है वो हम अपने हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, उनको देने के लिए करते हैं। कुछ अमाउंट हम रिटेन अर्निंग्स के रूप में अपने बिजनेस में रखे रहते हैं, या उसे हम किसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी जगह पर। तो वो सारे जो एप्लीकेशंस है, ऑपरेशंस है, उस सारे को जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कहलाता है हमारा फिनांस मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर एंड अपटन की तरफ से। फिनेंशियल मैनेजमेंट समझने में कोई दिक्कत है या फिर से हम समझाएं? बोलो मैम फिर से। मोनिका। रिपीट कर दीजिए। यस मैम, एक बार समझा दीजिए। फिर से देखो, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है, हम एग्जाम्पल के रूप में समझाए थे। जब भी आपके पास पैसे आते हैं, अगर आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मान लो आप कोई इवेंट कर रहे हैं और आपको एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया गया है कि आप इस अमाउंट से पूरे हमारा जो कुछ भी इवेंट करना है आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो आपको उसमें सारे चीज़ों को देखना है, आपको साथ सजावट भी देखना है, आपको फूडिंग भी देखना है, गेस्ट आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था करनी होगी, तो उस पर भी आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा जो अगर इवेंट जो है अगर 1 या 2 दिन तक चलता है तो वो 2 दिनों तक हमें खर्च करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट निकलेगा ही। तो जो आपको एक लमसम अमाउंट दिया गया है, उस लमसम अमाउंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना मीन्स कि आप हर हेड में कुछ ना कुछ अमाउंट डाल रहे हो ताकि आप उस अमाउंट को उस इवेंट को आप अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है। उसी प्रकार बिजनेस में भी होता है कि आपके पास बहुत सारे हेड है खर्च करने के लिए। पहला तो एक होता है कि सबसे पहले आपके पास फिनांस आएंगे कहाँ से। जब फिनांस आपके पास आ जाते हैं तो फिर इस बात को ध्यान दिया जाता है कि उस अमाउंट को हम किस हेड में कितने रेशियो में कितने परसेंटेज में खर्च करेंगे। हमें फिक्स एसेट्स चाहिए, आप कह सकते हैं फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, फिर आपका बिल्डिंग चाहिए। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है। तो खर्च आप कितने करेंगे? ऐसा नहीं कि आपने मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, आप 10 लाख का पूरा फर्नीचर ही परचेस कर लिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपको अपने डे टू डे लाइफ में भी जो खर्च करना है उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। ठीक है। तो उस पैसे के लिए भी आपको उस पैसे को आप कितना परसेंटेज में अपने बिजनेस में लेकर आओगे, कितना उस पर्टिकुलर चीज़ों में खर्च करोगे। अब रोज़मर्रा के मान लो वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं हम लोग, कि रोज़मर्रा के बिजनेस को रन करने के लिए जो आपने खर्च कर रहा है, तो वो जो खर्च आप कर रहे हो उसमें क्या होता है कि अगर आपका जो सेलिंग है वो बहुत अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, यानी आप तुरंत स्टॉक लेके आते हो और बेच देते हो, तो आपके पास पैसा क्या होगा? तुरंत आ जाएगा, तुरंत बिकेगा, तुरंत आएगा। तो आप वर्किंग कैपिटल जो आप लगाओगे, जो रनिंग के लिए बिजनेस में पैसे लगाओगे, वो कम लगा सकते हो तो वो आपका हेल्पफुल होगा। लेकिन फिक्स एसेट्स तो आप बेचने के लिए नहीं ला रहे हो, वो अभी मोर देन द 1 ईयर आपको उसको बेनिफिट मिलेगा आपको बिजनेस को।
तो वहाँ पर आप कितना खर्च कर रहे हो, वर्किंग में कितना खर्च कर रहे हो, जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आप अपने शेयर होल्डर्स को कितना प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो आप क्या कर रहे हो, वो आप अपने डिसाइड करते हो, प्लान करते हो, मैनेज करते हो जो फंड को, वही हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और बिजनेस फिनांस क्या है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फिनांस। यानी आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो बिजनेस फिनांस कहलाते हैं। और यहाँ पे हमने अभी बता दिया था अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड अपटन के डेफिनेशन में कि फिनांस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू पर्टिकुलर फिनांस ऑपरेशंस का मतलब वही हो गया कि आप किस किस हेड में खर्च कर रहे हो, शेयर होल्डर्स को कितना दे रहे हो, क्रेडिटर्स को कितना उसमें खर्च करोगे, इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, फिनांस कहाँ से आ रहा है, आप ऑपरेशनल कितना खर्च कर रहे हो जो आप डेली के यूज़ में खर्च कर रहे हो, और फिक्स्ड एसेट्स पे कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब फिनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका क्या है, आप अपने बिजनेस में कैसे आप क्या भूमिका है? तो सबसे पहले है साइज के बारे में, साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आप अपने, अभी हम जैसे बता रहे थे कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स में कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो अब वो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो अगर आपका जो बिजनेस है आप उसे चाह रहे हो कि वो लंबे समय तक रहे, और आपका जो बिजनेस है उसका जो आप जो खर्च करोगे, जो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस किस तरीके का है। लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मशीन खरीदना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेडिंग है तो आपको फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि द साइज एंड द कंपोजिशन, यानी घटक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस में आपका बिजनेस किस तरीके का है, कितने साइज का है, वो आपको डिसाइड कराता है कि आप फिनांस या फिक्स्ड एसेट्स में कितना फिनांस इन्वेस्ट करोगे। दूसरा है द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स। तो अभी हम आपको, इससे पहले हम बताए थे फिनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में ही कि आप कितनी मात्रा में, क्वांटम मतलब होता है कितनी मात्रा में ऑफ करंट एसेट्स, यानी आप करंट एसेट्स में कितनी मात्रा में अमाउंट खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कितना खर्च कर रहे हो। अब उसको हम कैसे जानेंगे? तो अगर आप अपने बिजनेस में, हम जैसे बताए थे कि स्टॉक आप लेकर आ रहे हो और वो तुरंत बिक जा रहा है यानी आपके पास लिक्विड कैश तुरंत आ जा रहा है, और जब कैश आपके पास आ जाएगा, बार बार आ जा रहा है, तुरंत आ जा रहा है, तो आप अपने करंट एसेट्स में बहुत कम खर्च करोगे। लाइक स्टॉक में, क्योंकि आप स्टॉक लेके आओगे, वो बिकेगा तुरंत, आप फिर नया स्टॉक परचेस करके ले आओगे। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिनेंशियल मैनेजमेंट कि आपको अपने करंट एसेट्स में कितने अमाउंट खर्च करना है। दूसरा है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। It prefers to have more of long-term finance, although with the profit will decrease as company to pay more interest on long-term as compared to short-term debts। अगर आप मान लो कि लॉन्ग टर्म उधार ले रहे हो, ठीक है, ये भी आपको यूज कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। आप कौन सा अमाउंट यूज कर रहे हो, आप पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हो अगर आप लॉन्ग टर्म फिनांस लेकर आ रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फंड्स लेके आ रहे हो तो उसमें क्या इंटरेस्ट थोड़ा कम लगेगा, यानी जो 10-20 साल का है उसमें आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट कम है, बट आपको पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं 25 साल तक, 20 साल तक। लेकिन शॉर्ट टर्म फंड्स होता है तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, हम 3 साल में 4 साल में उसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है
breakup of long term financing into debt, equity, etc. Breakup of long term financing into debt और इक्विटी। तो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म का जो फिनांस है, अब उसको भी हम लोग ब्रेकअप करते हैं किसमें? एक तो उधार वाले में, यानी हम उधार कितने पैसे ले रहे हैं लॉन्ग टर्म से, और एक होता है इक्विटी, यानी जो हमारे ऑनर हैं जो हमें पूंजी प्रोवाइड करेंगे, तो उसका ब्रेकअप भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, कि हम अपना मालिक का ही पैसा यूज़ कर रहे हैं या हम किसी से उधार लिए हैं और उसे हमें किसी भी हालत में लौटाना है इंटरेस्ट के साथ। तो ये भी फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा है नेक्स्ट, ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस एंड डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा। इसके अलावा फिनेंशियल मैनेजमेंट ये भी ध्यान देता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है अकाउंट में, यानी आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो हर साल, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास कितना फिक्स्ड एसेट्स है, उसका डिप्रिसिएशन आप कितना चार्ज कर रहे हो। तो ये सब भी हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिससे कि हम अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? सुमित, किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नेक्स्ट और आज का लास्ट, इसके बाद हम लोग ऑफ करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है लगभग। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो है इसका वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैम स्लाइड शो नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्लाइड कौन सी स्लाइड अभी बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, वही स्लाइड तो शो नहीं हो वही तो है ना। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? नहीं नो मैम। मैम, तभी से नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग कट करके देखेंगे। हम लोग का तो प्रॉब्लम नहीं है। आप तो स्लाइड कर ही नहीं, पहला ही वाला ओपन किया, उसके बाद से नहीं किया ओपन। नहीं किए हैं तो दिख रहा है आपको? अच्छा रुको देखते हैं। अब आप दिख रहा, दिखा मैम। उससे पहले भी नहीं दिख रहा जो आप पढ़ाए, जो भी पॉइंट है स्क्रीनशॉट भी लेना था, आप किए ही नहीं। मैम कीजिए 1 मिनट के लिए, ऊपर वाला सेकंड। देखो अभी दिख रहा है? दिख रहा मैम। हाँ, सेकंड वाला कीजिए, सेकंड वाला स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा ये वाला। ये वाला भी दिख रहा है। हमको लगा तुम लोग को दिख रहा है, नहीं दिखता है तो बताओ। हमको लगा मेरा फोन में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दिख रहा था, इसलिए हम लोग एक बार कट लिए फिर से देखे, फिर हम्म, भी वहीं वहीं पे था। अच्छा देखो अभी लिए। पहले सेकंड वाला कीजिए मैम, सेकंड वाला, सेकंड पेज। यही तो, ये फर्स्ट है। फिनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है ये फर्स्ट है। अभी उसके थर्ड बाद वाला स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ ये सेकंड है, रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। रोल वाला रोल नहीं वाला दिख। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं ये मैम। थर्ड दिख रहा है मैम। हाँ, थर्ड है। ये थर्ड है, सेकंड कीजिए जिसमें रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हम तो हाँ वही अब दिख दिख रहा रहा है मैम, है। अब दिख रहा है। रुको हम फिर से करते हैं। हम्म, अभी देखो। ये फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड है। थर्ड बार, थर्ड वाला मैम। सेकंड हो गया। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट ये थर्ड है। हो गया मैम। हम्म, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट में
जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यानी जो कंपनी के मालिक हैं उनका वेल्थ बढ़ाना, उनकी धन को बढ़ाना ही सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। और उसके अलावा हमारे पास ये जो साइड साइड में आपको दिख रहे हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स और हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर देते हैं तो ये चारों जो है, ये चारों ही आप इजीली अचीव कर पाओगे। ठीक है, जब टच कर रहे हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आप वेल्थ बढ़ा रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर का तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। यानी आप जब फिनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, सारे पैसे को एक सही जगह पे लगाते हो, चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, चाहे आपका डिविडेंड प्लानिंग हो, चाहे आपका रिटेन अर्निंग्स को रोकना हो अपने बिजनेस में, तो उसके बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं वो क्या होते हैं? वो मैक्सिमाइज करेंगे ही, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से फंड को यूटिलाइज किया है, सही तरीके से हर चीज़ों को रेशियो वाइज बांटा है और लगाया है। तो जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ को बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपने आप हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी अब जो हम आपको बताए थे करंट एसेट्स में कैश भी आता है, बैंक भी आता है, स्टॉक भी आता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बैंक हो गया, तो बैंक में क्या है, बैंक में आप पैसा हम लोग जमा करते हैं, वो लोग 50 या 60% वो लगाते भी हैं स्टॉक मार्केट में, फिर वहाँ से अर्निंग करते हैं। लेकिन कोई भी अगर कस्टमर जाता है बैंक में और वो बोलता है कि हमें इतना पैसे चाहिए, तो उसे अरेंज करके तुरंत देने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, उसका फेथ बना रहता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी घर में भी अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो कुछ ना कुछ लिक्विड एसेट्स वहाँ रखा जाता है, यानी कैश रखी जाती है, तो वो भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जैसा कि हम आपको बताएं कि फिक्स्ड एसेट्स में भी कुछ हमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल में भी हमें इन्वेस्ट करना होता है, जो रोज़मर्रा के लाइफ में हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारा वेल्थ हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का या प्रॉफिट हो, वो मैक्सिमाइज करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर मान लो हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है और हमने 10 लाख रुपए हमारे पास है टोटल, और हमने 10 लाख रुपए पूरा टोटल फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में ही लगा दिया, तो बाकी काम हमारा रुक जाएगा, हमारा करंट एसेट्स नहीं हो पाएगा, हमारा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारे बिजनेस में बाधा पहुंचेगी। तो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही। और उसके बाद है मीटिंग ऑफ फिनेंशियल कमिटमेंट्स विथ क्रेडिटर्स। अब जो हमने अपने क्रेडिटर्स को कमिटमेंट किया है कि हम आपको फिनांस प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मान लो हमने किसी से लिया है 1 साल का उधार, और 1 साल के अंदर हम उन्हें ब्याज भी देंगे और 1 साल के अंदर हम उसे पेमेंट भी कर देंगे। या बहुत सारे हमारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो हमें सामान सप्लाई करते हैं और हम इमीडिएटली अमाउंट पे नहीं करते हैं, हम बोलते ठीक है हम आपको 2-3 महीने के अंदर दे देंगे। तो अगर हम 2-3 महीने के बाद भी अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक सही फिनेंशियल मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में ना हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, तो हम सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अपने क्रेडिटर्स को खुश नहीं कर पाएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम से हमें सप्लाई भी नहीं करेंगे, और जिससे हमारा काम हमेशा रुकता जाएगा। तो इन सभी को मैनेज करता है कौन? फिनेंशियल मैनेजमेंट। या फंड आपके पास है, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, लिक्विडिटी को मेंटेन करो, अपने क्रेडिटर्स को आपने जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करो, और अगर आप ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज करेगा। इसमें कोई दिक्कत है ऑब्जेक्टिव समझने में? रजा? नो मैम। समझ में आ रहा है ना? यही मेन जिस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंस मैनेजमेंट। 15 मार्क्स यस का मैम। है हमारा, 2 चैप्टर है ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट, तो ये पूरा टोटल 15 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना कि फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या, हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, रोल क्या है, क्या कैसे हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ को बढ़ाना। उसके बाद तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मीटिंग ऑफ फिनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। एक स्लाइड और, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वही चीज़ है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जब शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का मार्केट का वैल्यू भी बढ़ जाता है, यानी कि आपके शेयर्स के दाम बढ़ने लगते हैं। यानी जो शेयर अभी 10 रुपये में मिल रहा था वही शेयर अब आपको, अगर उसका वेल्थ अच्छा है, उसकी प्रॉफिट अच्छी है, तो वो हो सकता है कि 1000 में भी आपको मार्केट में बिके। ठीक है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फिनेंशियल डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट। यानी मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर्स का, वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के फिनेंशियल डिसीजन पे, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि फिनेंशियल डिसीजन होता क्या है, किस तरीके से हम लोग फिनेंशियल डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मैम इसका फर्स्ट पॉइंट फिर से समझा दीजिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये वाला। नो मैम, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेस। अच्छा, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीजेज, जब शेयर होल्डर्स का धन बढ़ता है, यानी आपने एक सही तरीके से फिनेंशियल मैनेजमेंट किया है, और उससे क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी होगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होगा, जो क्रेडिटर्स को आपने कमिटमेंट किया है आप उसको पूरी कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेल्थ है, यानी जो मालिक है, शेयर होल्डर्स कौन है, मालिक होता है, उसका धन बढ़ेगा, और धन जब बढ़ेगा तो आपके जो इक्विटी शेयर है जो मार्केट में बिक रहे हैं या मार्केट में बिकेंगे, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा। बहुत बार होता है ना कि हम लोग 10 रुपये का शेयर परचेस करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स में भी पढ़े थे ना कि 10 रुपये का शेयर है, और कोई कोई जो शेयर होता है वो 1000 का होता है, 400 का होता है। तो ये इतना कैसे बढ़ गया, जब तक कि उसका फिनेंशियल जो बोन है, फिनेंशियल जो एक्टिविटी है वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट बढ़ पाएगा मार्केट में। जो फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है उसी का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है मार्केट में, ये इसका कारण क्या है कि हमने सही तरीके से फिनेंशियल मैनेजमेंट किया था, शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ गया, और उसके द्वारा हमारा जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर का वो बढ़ गया। और सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ता है तो इसके जो कारण है वो क्या है, अलग अलग फिनेंशियल डिसीजन हैं जो कि मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वास्ट चैप्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को तो जिस्ट ही पढ़ना है। तो ये क्या है, फिनेंशियल मैनेजमेंट अब आपको ये बताएगा कि कौन कौन से हेड में कितने कितने अमाउंट हमें खर्च करने चाहिए, उसको इफेक्ट कौन कौन से आइटम्स हैं जो करते हैं, कौन कौन से पक्ष हैं जो हमें डिसीजन लेने के लिए हर पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें तो याद रहना चाहिए कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो शेयर होल्डर्स है उसके वेल्थ को बढ़ाना, उनके धन को बढ़ाना, उसके अलावा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो गया था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड मीटिंग ऑफ फिनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं, अगर एक बार हम ले लेते हैं 11 क्लास का क्लास, उसके बाद फिर 11:45 हो गया, फिर हम आपको 5-10 मिनट पहले हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, लिंक आ बीएसटी के जाएगा, लिए आप उसको शेयर कर लीजिएगा। हाँ, बीएसटी के लिए ही ना नहीं, अकाउंटेंसी। मैम? रूटीन क्या है ये, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की डेली का क्या, मतलब यही टाइम रहेगा डेली? देखिए, ये हम खुद से लिए हैं, ये 4 बजे का आप लोग का टाइमिंग है, 4 से 4:45।
तो 4 बजे तो स्कूल खुला रहेगा नहीं, नेट का फिर इश्यू हो जाएगा। यस मैम, मतलब अपने हिसाब से जो भी रूटीन रहेगा ना मैम, हम लोग को बता दीजिएगा डेली, वही टाइम पे नहीं, हम अटेंड लोग कर डेली लेंगे। यही वाला रखेंगे, 9:30 बजे से रखेंगे हम। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, कल से हम लोग यस वही रूटीन फॉलो करेंगे। कम से कम 2 क्लासेस हो हमारा, ठीक है? यस मैम। 2 क्लासेस, क्योंकि हम लोग का बीएसटी भी बचा हुआ और अकाउंटेंसी भी बचा हुआ है, तो 2 क्लासेस हम लोग लेंगे। अभी हम 11 का ले लेते हैं, फिर टाइम बचेगा फिर हम आप लोग का ले लेंगे, क्योंकि आप लोग का 12 बजे से भी कुछ है। 12 बजे से भी क्लासेस है ना हिंदी आज का आप लोग शायद। का। 12:45 से आप लोग का इंग्लिश का क्लास है। सुबह आप लोग का था 7:45 से इकोनॉमिक्स था, और 12:45 से 1:30 बजे के बीच में आप लोग का इंग्लिश है। तो 12:45 से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अकाउंटेंसी ले लें, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि हम मेरा जो क्लासेस है वो 4 से 4:45 है, तो शाम में तो कौन क्लास लेगा? अभी पर डे एक ही क्लास है, लेकिन हम लोग को कम से कम 2 क्लासेस तो लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, हम इसको शेयर कर देंगे, आप लोग देख लेना। ओके मैम। चलो ठीक है, आप लोग लीव हो जाओ।
हेलो, मेरा ये डिजिटल पर काम नहीं कर रहा। डिजिटल पैड पता नहीं गिर गया था क्या। 12 साइंस। आ रही क्या, हम आ जाएं? सर आप ही आ जाना, किताब झाम लेके जाना पड़ेगा। आइए थोड़ा जल्दी। ये ना हो नहीं रहा है। कर रहा था। घर में तो कर रहा था, अभी यहाँ ला के रखे थे ना, तो बैग सहित गिर गया था। लैपटॉप भी था उसमें। आवाज तो कर रही थी। अच्छा तो मेरा मत कीजिए ना प्लीज। हम लगता है। अच्छा, कोई और छोड़ देता तो अच्छा रहता। कौन छुए? जान गए थे घर। लग रहा है ना। इसका सॉफ्टवेयर डाले थे क्या, एक्सपी का पेन का? फिर कभी इस्तेमाल किए थे इसको? कल ही तो किए थे। काम कर रहा था ये? हाँ। सबके यहाँ पे तो ऐसे ही बस डालने से हो जा रहा था। एक बताता हूँ ना मेरा